जस्टिस लाइव टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रदीप कुमार अशोक। आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पूरे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई। सभी उनके अनुयायियों ने अपने स्तर से, चाहे अंबेडकर पार्क लखनऊ में जयंती मनाई हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर के दलित प्रेरणा स्थल में पर उनको पुष्प अर्पित किए हों, और जगह जगह अपने जिलों में अपने संगठनों के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से सभी ने आज मान्यवर कांशीराम जी की 89वीं जो जयंती है वो मनाई और उनका जन्म धूमधाम से मनाया। आज उनकी जयंती पर मुझे उनकी लाइनें याद आती हैं जो अक्सर वो कहा करते थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला चलता गया और कारवां जुड़ता गया। मान्यवर कांशीराम साहब में ऐसी क्या खासियत थी कि वो अकेले चले और उनके साथ कारवां जुड़ता गया। मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को एक पंजाब के एक छोटे से गांव रूपनगर, जो रोपड़ जिले में पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने 1956 में बीएससी की और उसके बाद उनकी जो सरकारी नौकरी थी वो एक गोला बारूद फैक्ट्री पुणे में थी, वहां पर उनकी नौकरी लगी। लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि वो ज़्यादा दिन वहाँ नौकरी नहीं कर पाए, और उनको बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब जयंती की छुट्टी नहीं मिल पा रही थी तो वहाँ से प्रेरणा मिली और उन्होंने मात्र 6 साल में अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने 1973 में बाम सेफ का गठन किया और 1973 के बाद 1981 में DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का उन्होंने गठन किया। उसके DS4 के बाद 1983 में करीब 100 लोगों को लेकर, 100 नेताओं को लेकर वो निकले और 7 जिलों में उन्होंने अपनी साइकिल से यात्रा की। साइकिल से जन जन तक अपनी बात पहुंचाई और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज को उन्होंने जोड़ने का काम किया। उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और समाज पार्टी का गठन करके उन्होंने 4 बार भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, जिसकी मुखिया बहन मायावती 4 बार सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। और उस 4 बार के शासनकाल में मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश की एक तस्वीर बदल दी। उसमें जब सत्ता चली तो सत्ता चलने के बाद सत्ता के द्वारा मान्यवर कांशीराम साहब ने जो उत्तर प्रदेश के जिले थे उनके नाम परिवर्तित किए। उनके नाम परिवर्तित करके उन्होंने बहुजन महापुरुषों के नाम पर, चाहे संत रविदास नगर बनाया, मान्यवर कांशीराम नगर बनाया, महामाया नगर बनाया, भीम नगर बनाया और गौतम बुद्ध नगर बनाया। मान्यवर साहब ने बहन मायावती के द्वारा 4 बार की सत्ता में उत्तर प्रदेश का परिवर्तन किया। निचले स्तर पर जाकर गांव-गांव में उन्होंने अम्बेडकर ग्राम बनाए और अम्बेडकर ग्राम के माध्यम से जो शोषित पीड़ित समाज है, जो छोटी छोटी गलियों में रहते हैं गांव में, उन गलियों में खड़ंजे लगवाए। उन गलियों में वहाँ पर उन्होंने सड़कों का निर्माण किया। बिजली जिन गांवों में नहीं थी, डॉक्टर अम्बेडकर ग्रामों में पहुंची। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावासों का निर्माण हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर PCS IAS के कोचिंग मनाए गए, जो आज भी चल रहे हैं, जो छात्रावास आज भी चल रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं और वहां से अधिकारी बन करके निकलते हैं। तो ये सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता के परिवर्तन के बाद लखनऊ में ऐतिहासिक पार्क का निर्माण किया, बहुजन पार्क का निर्माण किया। और उन पार्कों में बहुजन जो विचारधारा थी, जो बहुजन समाज के जन्म में संत महापुरुष थे, उनके बारे में जीवनी वहां पर लिखी गई, गौतम बुद्ध नगर में लिखी गई। जगह जगह इस तरह के निर्माण हुए, एक सत्ता का परिवर्तन हुआ। लेकिन 4 बार की सत्ता के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि मान्यवर कांशीराम जी के जाने के बाद दोबारा से बहुजन समाज के लोगों की सत्ता नहीं आ पाई? क्या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी के बाद सत्ता क्यों नहीं हम हासिल कर पाए? क्या समाज यानी कि SC, ST, OBC ने क्या बहुजन महापुरुषों के प्रति संघर्ष करना छोड़ दिया? यह भी एक विषय है। क्यों लोग या कांशीराम जी और उनकी विचारधारा पर नहीं चलते?
क्या कांसीराम जी को विचारधारा आज इस देश के अंदर खत्म हो गई है? क्या कांसीराम जी की विचारधारा को सामाजिक और राजनीतिक लोग अपने और अपने परिवार के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न बहुत सारे उठते हैं, तो इन पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज मान्यवर कांसीराम जी का जन्मदिन है। कांसीराम जी ने अपने नारों के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा उन्होंने समाज में परिवर्तन किया। उन्होंने बहुत सारे नारे दिए, इस तरह के नारे दिए कि आप अपनी दीवारों पे जाकर लिख दो कि आप इस देश के शासक हो। मान्यवर कांसीराम जी ने नारे दिए कि जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है वही लोग गुलाम हैं, इसलिए सिर्फ स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। मान्यवर कांसीराम जी ने नारे दिए, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीति में कभी सबल नहीं होता। क्या आज बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें खोखली हो गई हैं? क्या आज बहुजन समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, जो गैर राजनीतिक नेता हैं, क्या वो अपने स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं? हमें विचार करने वाली बात है। मान्यवर कांसीराम साहब ने यह भी कहा था कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो वह समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। तो क्या आज समाज के लोगों को मुफ्त में खाने की आदत हो गई है? ये सोचने वाली बात है। कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। कांसीराम जी, आपकी जो नेक कमाई थी, जो मेहनत थी, जो आपने स्वाभिमान के साथ संघर्ष किया, उससे आपने सोती कौम को जगाया और 4 बार की सत्ता दी। मान्यवर कांसीराम जी जब संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने बामसेब बनाई, DS4 बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाई। उसके बाद मान्यवर कांसीराम जब संघर्ष करते थे, लोगों के बीच जाते थे, साइकिल चलाते थे, और सबसे बड़ा उन्होंने जो संघर्ष किया, संघर्ष के परिणाम के बाद जब मान्यवर कांसीराम जी हम सभी को 9 अक्टूबर 2006 को छोड़ करके चले गए, तो उनके पास कोई भी कहीं भी 10 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था। मान्यवर कांसीराम जी का कोई किसी बैंक में खाता नहीं था। मान्यवर कांसीराम जी अपने पीछे कोई मकान, दुकान, कोई प्रॉपर्टी छोड़ कर नहीं गए। इसलिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद मान्यवर कांसीराम जी को अगर याद करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्ता भी दी, सम्मान भी दिया, स्वाभिमान भी दिया, लेकिन वो अपने लिए कोई पूंजी इकट्ठी करके नहीं गए। उनके पीछे 10 रुपए, 1 रुपए भी उनके पीछे नहीं था, क्योंकि जब मान्यवर कांसीराम जी चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, उन्होंने कहा था कि मुझे 1 वोट और 1 नोट दो, और 1 वोट और 1 नोट दे करके उन्होंने सत्ता दिलाने का काम किया। तो आज ऐसा क्या है कि 2006 के बाद, मान्यवर कांसीराम जी के जाने के बाद, बहुजन समाज जो इस देश का शासक होना चाहिए, जो इस देश का कर्णधार है, जो इस देश में सबसे ज्यादा है, ऐसा क्या कारण है कि वो आज सत्ता से दूर है? हमें इस पर विचार करना चाहिए। कांसीराम जी कहा करते थे कि मेरा समाज बहुत ललुआ है, ललुआ मतलब सीधा है, मैं अपने समाज में नेता पैदा करके जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान्यवर कांसीराम जी के संघर्ष के बाद कि उन्होंने इतना संघर्ष कर दिया कि समाज में नेता ज्यादा पैदा हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज में जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए अपने आप को लगा दिया। समाज की जो विचारधारा थी, जो बहुजन विचारधारा थी, जो कांसीराम जी की विचारधारा थी, वो केवल और केवल मंचों तक ही सीमित रह गई। इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 4 बार की सत्ता, इस देश उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, और उत्तर प्रदेश में से पूरे देश में परिवर्तन हुआ। और जब पूरे देश में परिवर्तन हुआ तो पूरे देश में युवा नेता और जो पुराने भी नेता थे वो सब निकल कर आए, और ऐसे नेता निकल के आए। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सामाजिक संगठन बनाए, और सामाजिक संगठनों की इतनी अपार भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब भीड़ इकट्ठी हो गई उन सामाजिक संगठनों से, जब सामाजिक संगठनों के जो नेता थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने लोगों को जा जाकर बताया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। जो 6000 से ज्यादा संगठन पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन समाज के चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम बाबा साहब के अम्बेडकर जी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। आप संघर्ष करिए, हम सत्ता में आना चाहते हैं, हम इस देश को बदलना चाहते हैं, और हम इस समाज को बदलना चाहते हैं, मनोवाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा लालच, ऐसी ऐसी विचारधारा बहुजन समाज के लोगों में जाकर, जो गांव देहात के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सीधे साधे भले लोग हैं, उनके बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के उन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कही।
और वो आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या वो भी जो भी जितने भी संगठन है वो आज भी काम कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो संगठन आगे चले और उनके साथ 500,000 लोग जुड़े, उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। और राजनीतिक पार्टियां जब उन्होंने गठित की और जब राजनीतिक पार्टियां उनकी गठित हो गई तो उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को ले जा करके उन्होंने उसी समाज को, जिस समाज ने उनको नेता बनाया था, उस समाज को उन्होंने उन्हीं मनुवादी लोगों के झोली में जाके डाला और उन्होंने कहा कि साहब हमको 1 या 2 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर दे दीजिए, हमारे साथ इतने समाज की वोट जुड़ी हुई हैं, हम आपको समर्थन करते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए क्या वो एमएलए एमपी बन पाए, क्या वो नेता बन पाए, आखिर वो समाज को क्या दे पाए। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया या उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। आखिर कांसीराम जी का मूवमेंट क्या था, समाज को जोड़ना था या तोड़ना था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं और नाम लेना भी जरूरी है। बामन मेश्राम, जिन्होंने मान्यवर जो कांसीराम जी की बाम शेप थी उससे हटा करके अपनी बाम शेप बनाई और बाम शेप में जब लोगों को जोड़ा और बड़ा जहर उगला, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जहर उगड़ा, मनुवाद के खिलाफ जहर उगड़ा, लेकिन उनके खिलाफ कहीं मुकदमे नहीं लिखे गए। इससे लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं इनको दूसरी मनुवादी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने तब जाकर के अपनी एक भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई। तो क्या भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी पूरे देश में एक भी सीट जीत पाई, विधानसभा की जीत पाई या लोकसभा की जीत पाई, ये हमें आकलन करने की जरूरत है। उसके बाद एक युवा नेता 2 अप्रैल 2018 के बाद निकल के आए सहारनपुर की गलियों से, उनका नाम युवा नेता का चंद्रशेखर आजाद रावण। वो आए, उन्होंने भीम आर्मी बनाई और भीम आर्मी संगठन के द्वारा लोग जुड़े, उन्होंने संघर्ष किया, बहुत सारे युवा जेल भी गए और आज भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। उनके पास आज भी तारीख करने को पैसे नहीं है। ऐसे भी युवा साथी हैं जो सहारनपुर के अंदर ही 1-2 साथी ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने का कारण उनके पास पैसे नहीं थे। तो हमें विचार करने की जरूरत है। वो चंद्रशेखर रावण भी कहा करते थे कि मैं मायावती बहन जी का फॉलोवर हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का फॉलोवर हूं, मैं कभी राजनीतिक सत्ता में नहीं आऊंगा, मैं कभी कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने भी बहुत जल्दी करके उन्होंने भी एक आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी के नाम से बनाई। क्या कांसीराम जी की विचारधारा से वो अपने आप को संगठित कर पाए? क्या कांसीराम जी की विचारधारा से कहीं एमएलए एमपी वो बन पाए, वो पार्टी बन पाई? क्या नहीं बन पाई तो उसने किस पार्टी का नुकसान किया, कौन से समाज को तोड़ने का काम किया, ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही समाज से जो सरकारी कर्मचारियों का संघ होता है, कल्याण संघ, जिसका कार्यालय दिल्ली में, उदित राज्य निकल के आए, उनको भी लोगों ने सर आंखों पर बिठाया और पूरे देश से उनको भी नेता बनाने का काम बहुजन समाज के लोगों ने किया और वो बाद में जाकर के दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। लेकिन आज वो नहीं है, कहीं भी नहीं है, उनको लोग नहीं पूछते, सम्मान नहीं देते, उनको मंचों पे समाज के पे नहीं बुलाया जाता। इसी तरह से ओबीसी माइनॉरिटी समाज से निकल के आए, उन्होंने भी बहुत आग उगली, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भी कुछ नहीं कर पाए। खुद तो सांसद बने लेकिन वो ज़्यादा अपने सांसद अपने लोग नहीं बना पाए। तो हमें विचार करने की जरूरत है कि कांसीराम जी ने जो संघर्ष किया, कांसीराम जी के संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो सत्ता हासिल की, सत्ता हासिल करने के बाद जो संगठन बने और संगठन से राजनीतिक पार्टियां बनी, तो वो समाज को क्या दे पाए, उन्होंने कितने एमएलए एमपी बनाए। लेकिन ये देखा गया, अक्सर टीवी के माध्यम से देखा गया और लोगों ने देखा कि वही नेता दूसरे नेताओं के पास जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे। पूरा देश देख रहा था, टीवी के माध्यम से देख रहा था कि वही नेता जिनको इस बहुजन समाज ने बढ़ाने का काम किया, बहुजन समाज ने सत्ता के नजदीक लाने के लिए उनको संघर्ष किया, उनके लिए जेल गए, उनके लिए संघर्ष किया, मुकदमे झेल रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों के सामने जाकर के रो रहे थे। वो कह रहे थे हमको तो साहब 1 या 2 सीट दे दीजिए, बस हमारा भला कर दीजिए, समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या खुद के राजनीति बनने से जो मान्यवर कांसीराम जी चाहते थे, क्या खुद के एमएलए एमपी या सांसद बनने से आप वो कर पाओगे? जो चाहते थे कि अपनी दीवारों पे लिख दो कि आप इस देश के शासक हो, आप इस देश के हुक्मरान हो, क्या इस तरह से हुक्मरान बन पाओगे? क्या आप 1000 500 जो वोट कटती हैं, क्या उससे समाज को जोड़ पाओगे? मुझे तो लगता नहीं। लेकिन आपको भी विचार करना होगा। आपको विचार करना होगा कि जिस समय चुनाव आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो वोट हैं, जो बहुजन समाज की वोट हैं, वो
कहीं ना कहीं वो बेच दी जाती हैं, क्योंकि मान्यवर कांसीराम जी कहा करते थे कि जिनका स्वाभिमान मरा है वे ही गुलाम है, इसलिए सिर्फ स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते। क्या स्वाभिमान उस समाज का, उन लोगों का मर गया है जो वोटों को बेचने का काम करते हैं? क्या स्वाभिमान उन लोगों का मर गया है कि जो उन्हीं वोटों को, जो समाज आपको नेता बनाता है, जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग, जो कांसीराम जी को मानने वाले लोग आपको नेता बनाते हैं, आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, आपके संगठनों से जुड़ते हैं, और आप जब संगठनों को आगे आप बढ़ने लगते हैं तो वो संगठन आप राजनीतिक पार्टी आप उसको बना लेते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं? जो बहुजन विचारधारा, चाहे बहुजन विचारधारा में संत कबीर हों, संत रैदास हों, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, फातिमा शेख हों, माता रमाबाई हों, और बाबा साहब अम्बेडकर हों, मान्यवर कांसीराम साहब हों, इनकी जो नेक कमाई है, इन्होंने जो हम लोगों को, आप लोगों को, जो बहुजन समाज को इकट्ठा करके दी, उसको सत्ता हासिल करके दी, उससे हमने क्या प्राप्त किया, और सत्ता जाने के बाद हमने समाज को तोड़ने का काम किया या समाज को जोड़ने का काम किया, ये सोचने वाली बात है। लेकिन चुनावों के समय, जब चुनाव आएंगे, चुनावों के समय बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, लालच देते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको शराब देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। तो आप अपना वोट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? क्या एक जगह वोट डालते हैं? एक जगह अगर डाल रहे हैं, एक जगह आपकी वोट जा रही है, कांसीराम जी को यदि आप सही रूप से मानते हैं, कांसीराम जी की विचारधारा को सही रूप से मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को सही रूप से मानते हैं, तो मेरा इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप जहां भी दें, एक जगह वोट दें, एक जगह संगठित होकर के वोट दें। अपने क्षेत्र के जहां भी आपका प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसको वोट देकर के सत्ता हासिल करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा करते थे कि सत्ता वो एक चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं, और ताले खुले भी, उसको सम्मान भी मिला, स्वाभिमान भी मिला। मान्यवर कांसीराम जी बड़े दुखी होकर के एक चमचा युग किताब भी लिख कर गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज बहुजन समाज में चमचे पैदा हो गए हैं, समाज में गुलाम पैदा हो गए हैं, जो अपनी बहुजन समाज के जो विचारक थे, जो क्रांतिकारी थे, जो संत महापुरुष थे, उनको दूसरे मनुवादी नेताओं की झोली में जाकर के बेचने का काम कर रहे हैं। सभी को सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जो सत्ता है, आप सत्ता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे। और आप मान्यवर जो कांसीराम जी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा करते थे, उन्होंने हमें दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित तो हुए लेकिन संगठित भी हुए, 4 बार सत्ता हमने हासिल की, उसके बाद हमारे अंदर बिखराव क्यों आ गया? हम संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो संघर्ष क्या गले मोहल्ले तक सीमित रह गया है? क्या आपके जिले तक सीमित रह गया है? क्या आपके क्षेत्र तक सीमित रह गया है? आप करते हैं कि हम बहुजन समाज का एक प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनाएंगे। आप बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनाने की तो बात दूर, यदि आप इसी तरह बहुजन समाज बिखरा रहा, सामाजिक संगठनों में बिखरा रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बिखरा रहा, तो आप कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री तो क्या किसी सूबे का मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, केवल इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आप अपने लिए एमएलए, एमपी और जिला पंचायत मेंबर या छोटी मोटी चीजें, जो छोटे मोटे पद हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए संगठित होने की जरूरत है। अगर आप मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, बहुजन समाज यदि मान्यवर कांसीराम जी को मानता है और ये चाहता है कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, हमें सत्ता में आना चाहिए, तो उनकी विचारधारा को आप ईमानदारी से लागू करिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए और सत्ता में हासिल होइए। और जो ऐसे लोग आपके बीच में जो 5 साल नजर नहीं आते और केवल चुनावों के समय नजर आते हैं, उनको आप विरोध करिए और आप एक मूवमेंट को बढ़ाइए, मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम।